अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेशल एजुकेशन यानी हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। और प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था कि स्पेशल एजुकेशन की हिस्ट्री को बेसिकली हम 7 डिफरेंट इराज में डिवाइड करते हैं। अब तक हमने 4 इराज डिस्कस कर लिए हैं। नंबर 1 द इरा ऑफ एक्सक्लूजन, एक्सटर्मिनेशन एंड अबैंडनमेंट, जिसमें स्पेशल पॉपुलेशन की एग्जिस्टेंस को सिरे से एक्सेप्ट ही नहीं किया गया और उनको पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाता, जला दिया जाता, पानी में बहा दिया जाता, ऊंचाई से फेंक दिया जाता या किसी भी तरीके से छुटकारा हासिल कर लिया जाता। दूसरा इरा द इरा ऑफ एक्सेप्टेंस एज अ सब्जेक्ट ऑफ अम्यूज़मेंट एंड यूज़। अगर कोई बाद में डिटेक्ट होने की वजह से, पोस्ट नेटल कोई डिसेबिलिटी की वजह से या ह्यूमनिस्टिक ग्राउंड्स की वजह से कोई बच जाता तो उसे स्लेव्स के तौर पर, बेगर्स के तौर पर, प्रोस्टिट्यूट्स के तौर पर, क्लाउन्स के तौर पर इस तरह को यूज़ किया गया। थर्ड इरा है द इरा ऑफ प्रोहिबिशन, लीगल डिस्क्रिमिनेशन एंड विचक्राफ्ट, यानी जिसमें स्पेशल पॉपुलेशन को सोसाइटी में एक्टिव रोल प्ले नहीं करने दिया गया, इनको सोसाइटी का पार्ट बनने से रोका गया, इनको अनक्लीन कहा गया, इम्प्योरिटी करार दिया गया और इनके अगेंस्ट कवानीन बनाए गए, इनसे मुख्तलिफ़ किस्म के हकूक़ छीन लिए गए। इसके अलावा आखिरकार इनका जीने का हक भी इनसे छीन कर विच क्राफ्ट के नाम पर इनको कत्ल किया गया। और फोर्थ इरा है द इरा ऑफ सिंपथी, असाइलम्स एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, यानी जिसमें इनके साथ हमदर्दी के जज्बात पैदा हुए और इनके हवाले से इदारे बने, असाइलम्स बने, हमदर्दी के जज्बात पैदा हुए, इनकी सपोर्ट का बंदोबस्त किया गया, इनको अडॉप्ट करने का, इनका ख्याल रखने का, इनके लिए चैरिटी का इनका बंदोबस्त किया गया। इन 4 इराज को अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 5 है, इसमें इरा है द इरा ऑफ आइसोलेटेड सेटिंग्स। जब रेनेसेंस का दौर आया तो एनलाइटनमेंट की एक मूवमेंट स्टार्ट हुई इटली से, जिसका ख़ास तौर पर इसमें रोसो, कॉन्डिलेक, इस तरह के जो बड़े नॉन किस्म के फ़िलासफ़र्स हैं उन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया और जिसकी वजह से ये फैलता फैलती पूरी यूरोप में फैल गई मूवमेंट और यूरोप जो है जो डार्क एजेस से निकलकर दोबारा तरक्की की तरफ चल पड़ा। इस एनलाइटनमेंट की मूवमेंट की वजह से इन जनरल तो रेनेसेंस में तरक्की हुई हर तरफ ही, लोगों ने बहरी रास्ते नए नए तलाश किए, नई नई चीज़ें ईजाद की, ठीक है जी, तरक्की के लिए जो कुछ हो सकता था उन्होंने किया। लेकिन एनलाइटनमेंट मूवमेंट की वजह से ख़ास तौर पर पढ़ने की तरफ, हर चीज़ को स्टडी करना, समझना, लॉजिकली अंडरस्टैंड करना, ठीक है जी, और उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करना, इस तरफ तवज्जो गई। तो इस हवाले से शिफ्ट जो हुई आई लोगों की अप्रोच में डिसेबल पॉपुलेशन के वाले से भी कि इसको भी स्टडी किया जाए, इनको हमने एक्सेप्ट तो कर लिया है लेकिन इनको सिर्फ असाइलम्स में रखना, एक सोसाइटी पे बर्डन के तौर पर रखना, अडॉप्ट करना, ये मसाइल का हल नहीं है, बल्कि एजुकेशन हर किसी का हक़ है, हर किसी को एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, गौर करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए और इस तरक्की में हिस्सेदार होना चाहिए। लिहाजा डिसेबल पॉपुलेशन के बारे में भी ये ख्याल किया गया कि इनको भी एजुकेट किया जाना चाहिए। लेकिन अब इनको एजुकेट कहाँ किया जाए, इस हवाले से सवाल पैदा हुआ, क्योंकि इस हवाले से 2 बातें उस वक़्त ज़ेर गौर थीं। एक तो ये कि डिसेबल पॉपुलेशन जो है इसकी नीड्स बहुत ही डिफरेंट होती हैं, ये आम पॉपुलेशन से मुख्तलिफ होते हैं, इनको आम पॉपुलेशन वाले स्कूल्स के अंदर एजुकेट किया नहीं जा सकता, ये तस्लीम किया गया पहले तो, ठीक है जी, कि एक स्पेशल बच्चा है उसे आप नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ा सकते, लिहाजा इनके लिए एजुकेशन का अलहदा बंदोबस्त होना चाहिए, यानी स्पेशल स्कूल्स जिसमें तमाम इनकी स्पेशल नीड्स के अकॉर्डिंग जिसको डिज़ाइन किया गया हो। तो आइसोलेटेड सेटिंग्स यानी सोसाइटी से इनको अलहदा करके एक अलहदा किस्म के स्कूलों में इनको एजुकेट किया जाए। एक तो ये पर्सपेक्टिव था। दूसरा ये पर्सपेक्टिव था कि स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मल बच्चों पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं, तो उनके नेगेटिव इम्पैक्ट या हार्मफुल इम्पैक्ट से नॉर्मल बच्चों को बचाने के लिए कहीं वो स्पेशल बच्चों से, जो नॉर्मल बच्चे हैं वो स्पेशल बच्चों से कोई इस तरह की आदत ना सीख लें, कोई इस तरह की एजुकेशन ना हासिल कर लें, इनफॉर्मल किस्म की इस तरह की हरकतें ना सीख लें जो बाद में उनकी लाइफ में प्रॉब्लमेटिक साबित हों। तो इस वजह से उनको आम सोसाइटी से अलहदा भी रखा गया। और बड़ी देर तक ये अप्रोच चलती रही कि पेरेंट्स ने बाकायदा रेजिस्ट किया, उन स्कूलों के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जो किसी डिसेबल बच्चे को अगर कोई एंट्री दे भी देता किसी वजह से, तो लोग अपने बच्चों को वहाँ से पढ़ाना छोड़ देते कि हमारे बच्चों को नुकसान हो जाएगा, तो हम अपने बच्चों को इस तरह के डिसेबल बच्चों के साथ नहीं रखेंगे। तो इन 2 पर्सपेक्टिव की वजह से स्पेशल बच्चों के एजुकेशन के हवाले से अलहदा स्कूल्स बनाए गए, इसीलिए हम इसे आइसोलेटेड सेटिंग्स या स्पेशल स्कूल्स कहते हैं, जो नॉर्मल बच्चों के लिए रेगुलर स्कूल्स और स्पेशल पॉपुलेशन के लिए स्पेशल स्कूल्स। और इनको क्योंकि हम सेग्रीगेट करते हैं, अलहदा करते हैं, तो सेग्रीगेटेड या आइसोलेटेड सेटिंग्स इनके लिए, बल्कि आइसोलेटेड सेटिंग अलहदा, डिफरेंट, बिल्कुल ही हट के।
इनके लिए सेटिंग्स बना दी जाती हैं जिसे हम स्पेशल एजुकेशन कहते हैं। तो ज़्यादातर दुनिया में इस वक्त ये सिस्टम जो उनसा राइज है, ये मोस्ट मॉडर्न तो नहीं है, जो मॉडर्न अप्रोच है उसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो दुनिया में राइज है वो स्पेशल एजुकेशन का सिस्टम राइज है, जो कि रेनेसेंस से जिसका आगाज़ हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ये फिर पूरी दुनिया में फैल गया। तो आज भी जो गालिब जो सिस्टम है, सबसे ज़्यादा जो सिस्टम यूज़ हो रहा है वो स्पेशल एजुकेशन या आइसोलेटेड सेटिंग्स का है। इस हवाले से जो मुख्तलिफ डिसेबिलिटीज़ थी उनके लिए स्पेशल स्कूल्स बनना शुरू हो गए। तो इस टॉपिक में ख़ास तौर पर 3 जो डिसेबिलिटीज़ थी उनकी तरफ तवज्जो पहले गई। इन तीनों को मैं एक ही टॉपिक में या एक ही लेक्चर में कवर नहीं करूँगा, बल्कि इन तीनों को मैं अलग-अलग कवर करता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। सबसे पहले क्योंकि जिस हवाले से जो स्पेशल पॉपुलेशन थी उसमें डेफ एंड डिफेक्टिव यानी हेयरिंग इम्पेयर्ड जो सुन बोल नहीं सकते बच्चे, उनकी तरफ तवज्जो गई, क्योंकि वो सिर्फ सुन बोल नहीं सकते थे, बाकी ज़िंदगी के काफ़ी सारे काम कर सकते थे, नॉर्मल थे वो हर एतबार से। सिर्फ कम्युनिकेशन का मसला था, वो आपकी बात सुन नहीं सकते, अपने आप को बता नहीं सकते, तो कम्युनिकेशन बैरियर था, वरना वो फिज़िकल टास्क जो थी वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे, इसलिए उनकी तरफ तवज्जो सबसे पहले गई। तो स्पेशल एजुकेशन की हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन फॉर द डेफ ये सबसे पहले आई, ठीक है जी। और इसका आगाज़ स्पेन से हुआ, क्योंकि यूरोप में जो 2-3 मुल्क जल्दी जिनमें तरक्की आई या इसके असरात आए रेनेसेंस के, उनमें इटली, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये लीडर्स थे उस वक्त के, ठीक है जी। तो इनमें ख़ास तौर पर स्पेन में, क्योंकि मुसलमानों के दौर में भी बहुत तरक्की हुई थी, इसलिए स्पेन में इसका बाकायदा आगाज़ हुआ। और जो पहला नोन स्कॉलर है जिसे हम फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन फॉर द डेफ भी कहते हैं, दैट इज़ पेड्रो पॉन्स डी लियोन, इसने सबसे पहले स्पेशल एजुकेशन फॉर द डेफ के लिए काम करना शुरू किया। और 1578 बाकायदा वो साल है जिसमें इसकी एक राइटिंग मौजूद है, इसका सबूत मिलता है, जिसमें इसने रिटन फॉर्म में डेफ बच्चों के वाले से काम जो इसने किया था वो रिटन फॉर्म में मौजूद है। इसने बेसिकली पेड्रो पॉन्स डी लियोन ने स्पेन में जो डेफ बच्चे थे उनके ग्रुप्स, जो नोबल फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले यानी अमीर माँ बाप के जो बच्चे थे, जो अपने बच्चों को ऑब्वियसली पढ़ाना चाहते थे, एजुकेट करना चाहते थे, ज़िंदगी में बेहतर बनाना चाहते थे, इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे, तो उन्होंने ये टास्क दिया या उन ऐसे बच्चों को पेड्रो पॉन्स डी लियोन ने लिया और उनके लिए कन्वेंशनल जो साइंस हैं उनका इस्तेमाल शुरू किया। जैसे हम खाने के लिए ऐसे साइन कर सकते हैं, पीने के लिए साइन कर सकते हैं, तो हम कन्वेंशनल साइंस कहते हैं कि जो आप रियल लाइफ में जो प्रैक्टिस आपकी है, आप उसको एज इट इज़ अगर साइन की शेप में बता रहे हो, ठीक है जी, मॉकिंग करके यानी नकल उतार के, तो उसे हम कन्वेंशनल साइंस कहते हैं। तो पेड्रो पॉन्स डी लियोन ने बेसिकली कन्वेंशनल साइंस का इस्तेमाल किया कि जैसे हम रियल लाइफ में कोई भी एक्ट परफॉर्म कर रहे थे, उसको इसने साइन लैंग्वेज के दर्जे के तौर पर इस्तेमाल किया। तो इस वजह से इसको हम पहला स्पेशल एजुकेशनिस्ट कहते हैं, बाकायदा जो हिस्ट्री में प्रूफ के साथ जो मौजूद है। और 1578 को स्पेशल एजुकेशन का आगाज़ माना जाता है, ख़ास तौर पर स्पेशल एजुकेशन फॉर द डेफ और बिलमुम तमाम स्पेशल एजुकेशन जो कैटेगरीज़ हैं उनके वाले से भी 1578 वो ईयर है जिसमें रिटन मवाद मौजूद है पेड्रो पॉन्स डी लियोन का, जिसका ताल्लुक स्पेन से था, जिसने डेफ बच्चों के वाले से काम किया और कन्वेंशनल साइन लैंग्वेज यूज़ की। हम उसे साइन लैंग्वेज तो नहीं कह सकते, साइंस यूज़ करने शुरू किए जो कन्वेंशनली हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, उनका इस्तेमाल शुरू किया। इसके बाद इसके काम से मुतासिर होकर स्पेन में ही जीन पैब्लो बोने, उसने इसके काम को ज़्यादा एडवांस किया और उसने कन्वेंशनल जो साइन है इसके साथ फिंगर स्पेलिंग्स, यानी जो आपकी लैंग्वेज है ABC है या अलिफ बे ते से है, अलिफ बे पे ते से है, उसके लिए बाकायदा फिंगर स्पेलिंग्स, बाकायदा साइन लैंग्वेज, ठीक है। एक आपके कन्वेंशनल साइंस होते हैं जिनका आपकी डेली लाइफ से बाकायदा डायरेक्ट लिंक होता है, आप जैसे कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वैसे उसको साइन बना देते हैं। एक होता है आप हाथ के मुख्तलिफ़ किस्म के इशारे बनाकर, जैसे आप इंग्लिश साइन लैंग्वेज जो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है, जिसे हम पाकिस्तान साइन लैंग्वेज कहते हैं, उसमें जो इंग्लिश के रूफ़ तहजी हैं उसके लिए हम A, B, ठीक है जी, C, D, E, F, G, H, इस तरह साइन इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऐसे साइंस हैं जिनका रियल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये क्रिएट किए गए। जैसे हमने लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स क्रिएट किए, इसी तरह उनके हमने साइंस भी क्रिएट किए मुख्तलिफ फिंगर्स के साथ, हैंड मूवमेंट्स के साथ। तो इस पर इसने ज़ोर दिया
जीन पैब्लो बोने ने, फिंगर साइंस पर। इसके अलावा इसने लिप रीडिंग और जो आपकी साइन लैंग्वेज है उसको रिटन फॉर्म में या किसी तरीके से पिक्टोरल फॉर्म में लाने की भी कोशिश की। ख़ास तौर पर लिप रीडिंग पर जोर दिया कि इन बच्चों को इनके अंदर बोलने की काबिलियत पैदा की जाए। तो शुरू से ही स्पेशल एजुकेशन में दो किस्म के स्कूल ऑफ थॉट बन गए थे। एक पेड्रो पोंस डी लियोन जो कन्वेंशनल साइंस की तरफ ज़्यादा जोर देता था, लेकिन जीन पैब्लो बोने ने कहा कि कन्वेंशनल साइंस के साथ साथ साइन लैंग्वेज जो आपकी फिंगर साइंस के साथ है और इसके साथ ख़ास तौर पर स्पीच और लिप रीडिंग। हालांकि लिप रीडिंग उसका मानना था कि सिखाई नहीं जा सकती, ये खुद ही बच्चा एक्वायर करता है, लेकिन आज हम मानते हैं कि लिप रीडिंग के लिए भी बहुत से ऐसे काम हैं जो आपको करने चाहिए जिसकी वजह से बच्चा लिप रीडिंग सीखता है। इसी वजह से स्पेशल जो स्कूल्स होते हैं उसमें जो फीमेल टीचर्स हैं पाकिस्तान में जो अपनी मर्ज़ी से यानी जो वेल करते हैं उनको स्पेशल क्लास के अंदर वेल की इजाज़त नहीं होती क्योंकि उनकी लिप मूवमेंट को बच्चे देख सकें। ठीक है जी। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के काम किए जाते हैं। आप आमतौर पर तो बच्चा आपकी बात सुन नहीं सकता, लेकिन आप बोलते वक्त अपने फेशियल मूवमेंट्स को बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट और क्लियर करने की कोशिश करते हैं ताकि कुछ ना कुछ लिप रीडिंग भी बच्चा कर सके। तो इसलिए पेड्रो पोंस डी लियोन के बाद जीन पैब्लो बोने का मानना था कि लिप रीडिंग सिखाई नहीं जा सकती, लेकिन बाद में हमें पता चला कि इसको भी सिखाया जा सकता है। वो स्पीच रीडिंग या लिप रीडिंग के साथ साथ बाकायदा स्पीच की प्रैक्टिस पर भी जोर देता था। ठीक है जी। तो इस हवाले से पेड्रो पोंस डी लियोन और जीन पैब्लो बोने ने सबसे पहले स्पेन में इस हवाले से काम शुरू किया और वहाँ पहला जो स्पेशल स्कूल जो है वो भी 1760 में स्पेन में बना। ठीक है जी। अब ये जब स्पेन में काम शुरू हुआ तो इनकी एफर्ट से इंस्पायर होकर ब्रिटेन में भी जो स्कॉलर्स थे उन्होंने डेफ बच्चों की स्पेशल एजुकेशन के हवाले से काम करना शुरू किया और डेफ बच्चों की एजुकेशन के हवाले से वहाँ जो फेमस एजुकेशनिस्ट हैं दैट इज़ थॉमस ब्रैडवुड, उसने 1760 में ही ब्रिटेन में पहला स्पेशल स्कूल जो है वो तमीर किया। और उसने भी जीन पैब्लो बोने का फॉलोअर था वो, इस वजह से उसने स्पीच के ऊपर ज़्यादा जोर दिया कि लैंग्वेज प्राइमेसी पर, कि पहले लैंग्वेज को फोकस किया जाए बाद में साइन लैंग्वेज को। ठीक है जी। साइंस जो आप करते हैं हाथ से इशारे या बॉडी पार्ट से या फेशियल एक्सप्रेशन से, वो ह्यूमनाइजिंग नहीं, डिह्यूमनाइजिंग है, वो गैर इंसानी है। इंसान जो वो इंसान नहीं लगता, इशारे करता हुआ वो अजीब लगता है, इस वजह से उन्हें वो साइन लैंग्वेज नहीं बल्कि बोलना सिखाना चाहिए। तो वो स्पीच का बहुत बड़ा हामी था। तो ब्रिटेन में थॉमस ब्रैडवुड ने सबसे पहले इस पर काम करना शुरू किया और 1760 में स्पेशल स्कूल ब्रिटेन में ईडनबर्ग में बनाया। ठीक है जी। इसके बाद जर्मनी में सैमुअल हीनिक्स ने ही मेथड इसकी इंट्रोड्यूस करवाया 1778 में जर्मनी में। तो सैमुअल हीनिक्स ने भी स्पेशल एजुकेशन फॉर द डेफ के हवाले से जर्मनी में काम किया। 1778 में इसने बाकायदा मेथड इंट्रोड्यूस करवाया स्पीच के हवाले से, साइन लैंग्वेज के हवाले से। जब ब्रिटेन में काम हुआ स्पेशल एजुकेशन फॉर द डेफ के हवाले से, तो यूरोप के और बहुत सारे मुल्कों में भी ये मूवमेंट फैल गई और स्कॉलर्स ने इससे इंस्पायर होकर अपने अपने मुल्कों में इस पर काम करना शुरू कर दिया। और फ्रांस में जेकब रॉड्रिग प्रियर, इसने 1745 में स्पेशल एजुकेशन फॉर द डेफ के वाले से कुछ ग्रुप्स लिए, उन पर काम करना शुरू किया। और इसी तरह यहीं यानी फ्रांस में ही पेरिस में 1760 में ही पहला स्पेशल एजुकेशन स्कूल फॉर द डेफ तामीर किया एबे चार्ल्स मिचेल ने। ठीक है जी। 1760 में एबे चार्ल्स मिचेल ने फ्रांस पेरिस में पहला स्पेशल एजुकेशन स्कूल 1760 में ही बनाया। ठीक है जी। तो ऑलमोस्ट इन सभी मुल्कों में ये काम साथ साथ चल रहा था, एक मुल्क से दूसरा मुल्क इंस्पायर होकर वो सभी इस फील्ड की तरफ आ रहे थे और उन्होंने स्पेशल एजुकेशन फॉर द डेफ के वाले से काम करना शुरू कर दिया था। इसी दौर में एब्रुइज सिकर्ड ने बाकायदा साइन लैंग्वेज इन्वेंट की या उसने क्रिएट की साइन लैंग्वेज, जो आजकल जो कॉम्पैक्ट फॉर्म में साइन लैंग्वेज मौजूद है जिसमें आप तमाम किस्म के एक्सप्रेशंस या बातों को साइन लैंग्वेज के थ्रू कन्वे कर सकते हैं। ये बाकायदा तौर पर पहली मरतबा एक किस्म की जो साइन लैंग्वेज थी वो एब्रुइज सिकर्ड ने डेवलप की। इसके बाद ये जो स्पेशल एजुकेशन का जो काम यूरोप में हो रहा था, इसके असरात पूरी दुनिया में ऐसे ऐसा फैलने लगे। कनाडा, अमेरिका और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फिर स्पेशल एजुकेशन के वाले से काम किया जाने लगा। ब्रिटेन से फेमस जो स्पेशल एजुकेशन थे थॉमस ब्रैडवुड, उसका नेफ्यू जॉन ब्रैडवुड वो जब अमेरिका गया तो उसने वहाँ जाकर स्पेशल एजुकेशन फॉर द डेफ के वाले से काम करना शुरू कर दिया। और 1812 में उसने एक शॉर्ट लिव्ड एक स्कूल बनाया, जो इनिशियली जब उसने बनाया तो वो कामयाब नहीं हो सका,
कुछ देर के बाद वो उसको बंद करना पड़ा। 1818 में वो स्कूल दोबारा बना दिया गया। पहले इनिशियली नाकाम हो गया था, लेकिन 1818 में वो दोबारा बन गया। लेकिन तब वो ऑब्वियसली जॉन ब्रैडवुड की कोशिशों से नहीं, बल्कि वहाँ के लोकल्स की एफर्ट्स की वजह से बना। लेकिन इनिशियली स्पेशल एजुकेशन फॉर डेफ के वाले से काम जाकर जॉन ब्रैडवुड ने किया, जो थॉमस ब्रैडवुड का नेफ्यू था। लेकिन वहाँ पहला स्कूल खोलने का जो बाकायदा सहरा है, वहाँ एक और बड़े फेमस स्पेशल एजुकेशनिस्ट थे, गैलोडे। गैलोडे के सिर जाता है, जिसने 1870 में पहला स्पेशल एजुकेशन स्कूल फॉर द डेफ वहाँ इस्टेब्लिश किया, जो बाद में अमेरिकन स्कूल फॉर द डेफ के नाम से मशहूर है। वो अब भी अमेरिका का सबसे पहला स्पेशल एजुकेशन स्कूल फॉर द डेफ है। ठीक है जी। और इसने भी ज़्यादा जो कन्वेंशनल या साइन लैंग्वेज है उस पर जोर दिया। लिप रीडिंग, स्पीच रीडिंग, ये बजाते खुद समझता था कि ये शायद पॉसिबल नहीं है, ये अनरियलिस्टिक बात है कि आप स्पेशल बच्चों को साइन लैंग्वेज की बजाय आप उनको बाकायदा बोलना सिखाएं। जब वो बिल्कुल सुन ही नहीं सकते तो वो बोलेंगे कैसे। इसीलिए ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि जो लोग डेफ होते हैं वो साथ डम भी होते हैं, क्योंकि ब्रेन के अंदर कभी कोई वर्ड गया नहीं तो ब्रेन उस बात को परफॉर्म करना या बोलना कैसे सीखेगा। ठीक है जी। तो गैलोडे का मानना था कि ये डेफ बच्चे जो हैं इनको सिर्फ स्पेशल एजुकेशन के ज़रिए सिखाया जा सकता है, सॉरी साइन लैंग्वेज के ज़रिए सिखाया जा सकता है। इनके लिए स्पीच रीडिंग, लिप रीडिंग, स्पीच बाकायदा इनको सिखाना, लैंग्वेज सिखाना, ये शायद पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। लेकिन इसी दौर में वहाँ दो बड़े फेमस एजुकेशनिस्ट थे। एक तो बड़े फेमस इन्वेंटर हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑब्वियसली आपने टेलीफोन की इजाद के वाले से नाम सुना होगा, और हेलन केलर, ये भी एक बड़ी फेमस स्पेशल एजुकेशनिस्ट थी जो बजाते खुद डेफ, डम और ब्लाइंड थी। तो इनकी एफ़र्ट्स की वजह से स्पेशल एजुकेशन फॉर द डेफ के वाले से बहुत ज़्यादा काम हुआ अमेरिका में। ये दोनों जो लोग थे ये स्पीच लैंग्वेज के हामी थे। इनका मानना था कि जो डेफ एंड डम, जो गूंगे बहरे बच्चे होते हैं, उनको बोलना सिखाया जा सकता है। इसीलिए ग्राहम बेल ने उनके लिए एक आला ईजाद किया जिसके ज़रिए जो डेफ बच्चे हैं उनकी समात चेक की जा सकती है। इसे हम ऑडियो मीटर कहते हैं। तो आज एक बच्चा जो सुन बोल नहीं सकता, वो उसके समात का लेवल कितना है, क्योंकि जो स्पेशल बच्चे हैं, हम लोग का ख्याल है कि डेफ बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं सुन सकता, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। जो गूंगे बहरे भी होते हैं वो किसी न किसी कोई ना कोई इनका लेवल ज़रूर होता है समात का, वो थोड़ा बहुत सुन सकते हैं। उसी एतबार से हम उनको डील कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल कुछ नहीं सुन सकते, कुछ थोड़ा बहुत सुन सकते हैं, और जिसे हम बिल्कुल डेफ समझते हैं वो बहुत ज़ोरदार आवाज़ें तो वो भी बहरहाल सुन लेते हैं। तो इनकी समात की पैमाइश के लिए एक आला बनाया गया जिसे ऑडियो मीटर कहते हैं। ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बनाया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को ऑब्वियसली आप टेलीफोन की इजाद के वाले से आप जानते हैं। तो इसके अलावा हेलन केलर भी एक स्पेशल एजुकेशनिस्ट है जो बजाते खुद डेफ, डम और ब्लाइंड थी। वो सुन भी नहीं सकती थी, देख भी नहीं सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी। इसके अलावा उसने एजुकेशन हासिल की और इसने बहुत सारी बुक्स भी लिखी स्पेशल एजुकेशन फॉर द डेफ के लिए। और इसका ये अर्ली एज में, ऑलमोस्ट 19 मंथ्स की एज में, किसी हादसे की वजह से अपनी इन डिसेबिलिटीज़ का शिकार हो गई, अपनी इन एबिलिटी से महरूम हो गई। वो देख भी नहीं सकती थी, सुन भी नहीं सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी। तो इसको जब एजुकेट किया गया तो अल्टीमेटली इसको लैंग्वेज सिखाई गई। तो ये बाद में इसका मानना है कि जितना रिच एक्सपीरियंस लैंग्वेज से हमें मिलता है उतना साइन लैंग्वेज से नहीं मिल सकता। इसलिए जो डेफ एंड डम बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं, उनको एजुकेट करने के लिए उनको स्पीच सिखाई जाए, उनको लैंग्वेज सिखाई जाए, लिप रीडिंग सिखाई जाए, उनको जो साउंड, वॉइस या लैंग्वेज है उसका एक्सपीरियंस दिया जाए। ठीक है जी। तो इस हवाले से एक टसल सी समझने शुरू हो गई। गैलोडे एक स्कूल ऑफ थॉट का हामी था, दूसरा ग्राहम बेल का हामी था। दोनों एक दूसरे के मुखालिफ थे। गैलोडे का मानना था कि जो डेफ बच्चे होते हैं उनको स्पीच या लैंग्वेज नहीं सिखाई जा सकती, और उनको सिर्फ़ और सिर्फ साइन लैंग्वेज के ज़रिए सिखाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ हम भी बेशतर लोग ये समझते हैं कि डेफ बच्चों को बोलना या स्पीच रीडिंग वगैरह या लैंग्वेज वगैरह नहीं सिखाई जा सकती। लेकिन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और हेलन केलर, इन्होंने इस बात को प्रूव किया कि उनको स्पीच लैंग्वेज और लिप रीडिंग वगैरह भी सिखाई जा सकती है, और वो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा रिच एक्सपीरियंस उससे होता है। उनका मानना था कि जब आप डेफ बच्चों को इशारे सिखा रहे होते हैं, साइन लैंग्वेज सिखा रहे होते हैं, तो बेसिकली वो उनकी हरकत सकनात डिह्यूमनाइजिंग होती हैं, इंसानों जैसी नहीं होती। लोग उनको देख के उनका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए डेफ एंड डम बच्चों को बोलना सिखाना चाहिए, ना कि वो इशारे कर रहे हों। इशारों की ज़ुबान में करने की बजाय उनको बोलना सिखाया जाए। तो ये स्पेशल एजुकेशन फॉर द डेफ के वाले से एक ब्रीफ हिस्ट्री है जो स्पेशल एजुकेशन के लिए काम किया, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन फॉर द डेफ
डेफ वो पहली पॉपुलेशन थी जिसकी तरफ तवज्जो गई स्पेशल एजुकेशन के लिए। इसके बाद फिर ब्लाइंड और इंटेलेक्चुअली डिसेबल या मेंटली रिटार्डेड जो पॉपुलेशन थी उन पर भी काम किया गया। नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं स्पेशल एजुकेशन फॉर द ब्लाइंड और स्पेशल एजुकेशन फॉर द इंटेलेक्चुअल डिसेबल यानी मेंटली रिटार्डेड उसको डिस्कस करूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।